हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ईवीएस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे ईवीएस पेडागोजी के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला प्रश्न आपके सामने बोल रखा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन यानी कि एक बच्ची पहले तुरंत रटकर सीख लेती है और एक बच्ची ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा यानी कि सारी चीज को सोच विचार के द्वारा सीखते हैं। तो इस प्रकार में किस प्रकार की अंतर पाया जा सकता है? तो निरंतरता, अंतर संबंध, व्यक्ति विभिन्नताओं या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मैंने आपको बताया था एक बच्चा किसी और तरीके से सीख रहा है, दूसरा बच्चा किसी और तरीके से सीख रहा है। ऐसा प्रकार का आपको गैप मिलता है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। दोनों में क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, एक रटकर सीख रही है और एक समझकर सीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। किस पद्धति का? पहला, पक्षियों पर आधारित वृत्तीय चित्र दिखाना। दूसरा, विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संपेक्ष में उनका वर्णन करना। तीसरा, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी किन प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपगमों का प्रयोग कर रही है? तो किन प्रकार का कर रही है? देखो, पहले उनको विस्तृत चित्र दिखा रही है, फिर उनके तस्वीर वाले चार्ट उन पे बारे में विस्तार से वर्णन कर रही है, और तीसरी में उनको सापेक्ष यानी कि वास्तविक आपकी जो बुक में जानकारी थी वो वास्तविक जीवन के साथ जोड़ रही है। तो इस प्रकार करने से क्या होगा? पहला, दूसरे शिक्षकों और अभिभावक को प्रभावित करना। दूसरा, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा, अपनी पाठ योजनाओं का पालन करना। और चौथा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपकी क्लास में कुछ बच्चे आपके हाई इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो सब बच्चों को देखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। कुछ को जो देखकर सीख सकते हैं उनको चार्ट दिखाया जा रहा है, जो देखकर वर्णन करने के बाद सीखते हैं उनको वर्णन किया जा रहा है, जो वास्तविक रूप में उसको आपस में मिलाने के बाद, कंटेन करने के बाद, आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीखते हैं तो वास्तविक दुनिया के साथ उसको जोड़ते हुए सिखा रही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आप व्यक्तिगत अनुभव यानी कि सब बच्चों के आपकी आवश्यकताओं को, रुचि को, अरुचि को देखते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको किस प्रकार से वो लाभ पहुंचाएगा? पहला, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परामर्शित करने में। तीसरा, विषयों को बच्चों के अनुभव संसार के जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। और चौथा, उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, कि विषयों को बच्चों के अनुभव संसार के जोड़ने और विमर्श को वह सीखने में बढ़ावा देना। क्योंकि अगर अब बच्चों को पता चल गया आपके कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से नहीं सीखता है, तो आप उसी के अनुभव को संसार से जोड़ते हुए उसको विमर्श देंगे, उनको समझाते हुए चलेंगे। सारी की सारी चीजें आप क्या करेंगे? ऐसी जो बच्चे को पसंद हो, बच्चा उस चीज से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए आयामों का अनुगमन कर रही है। तो किस आयामों का अनुगमन कर रही है? पहला, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना। दूसरा, मनोरंजन द्वारा सिखाना। तीसरा, भाषा निर्देश सिखाना। या आपका लास्ट में प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, हर बार क्या कर रही है? समूह चर्चा करा रही है या समूह परियोजना करा रही है। जब भी आपको समूह में कुछ चीजें सिखाई जाती है तो सबसे पहले आपकी सामाजिक गतिविधि तो वहां पर आएगी। तो कैसे सिखा रही है उसकी टीचर? सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना वो सिखा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। कौन कौन सी? पहला, विभिन्न भोजनालय पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, यानी कि जोन जोन से वो आपके विभिन्न भोजन पदार्थ के बारे में बता रहा है, उदाहरण दे रहा है, उसके अनिवार्य तत्व भी बताता है। दूसरा, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित सूत्र से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, यानी कि बच्चे खुद अपने अनुभव के अनुसार पर सारे जहां से हो सके वहां से सारी के सारे स्रोतों से आपकी जानकारी इकट्ठी करें। तीसरा, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, मतलब उस प्रकरण पर उनको एक वीडियो दिखाता है। और चौथा, शामपट पर उस प्रकार के सभी भोजन पदार्थों के चित्र बनाता है जो उनके आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो कौन सा ऐसा है जो सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका, कि शिक्षार्थियों से कहता है कि वह सभी संभावित सूत्र से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। अगर ऐसा बच्चा करते हैं तो क्या करेगा? वो सारी के सारे अनुभव अपने आप से सीखेगा, खुद करके सीखेगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि खुद करके सीखना सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या उद्देश्य नहीं है वो पूछा है। पहला, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। दूसरा, बच्चों में प्रकरण शक्ति का विकास करना। तीसरा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इन भ्रम का आनंद उठाने देना। और चौथा, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, मतलब कंफ्यूज करना, और बच्चों को उन कंफ्यूजन का आनंद उठाने देना। इस प्रकार का आपका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग कर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। दूसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तीसरा, बच्चों में विद्यमान भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखता है। और चौथा, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संक्रेदित करता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो जो कहानी और कविताओं का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो स्थानीय एवं विश्व स्तर एवं जो संसार के प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यताओं का विकास करने में मदद करने के लिए शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपको क्या उपलब्ध कराना चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में? पहला, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाइयों के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों के अंत निर्माण में। तो ध्यान रखिएगा, आपके टॉपिक होते हैं उनके बीच बीच में ही आपके जो अभ्यास और गतिविधि होती है उनको शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका, प्रकरणों में अंतर्निहित, मतलब इनबिल्ट टू इन द टॉपिक। टॉपिक की जैसे ही खत्म हो जाता है उसी टॉपिक के बीच में आपको अभ्यास, जैसे कि आपकी ईवीएस की बुक्स वगैरह में होता है, साइंस वगैरह की बुक में यही प्रकार का रोल निभाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। तो किस चीज की सहायता प्रदान करता है? पहला, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। दूसरा, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तीसरा, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का आपका सन्निकरण करने में। और चौथा, पाठ को आनंदीय और रोचक बनाने में। तो ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए जो कविता और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है वो आपका स्थानीय एवं वैश्विक स्तर के संसार में जो प्राकृतिक खोजने और कल्पना की योग्यता को बढ़ावा देने में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, हल्का सा चेंज था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आप पूछ रखा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला, नृत्य और
एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, दूसरा शिक्षार्थी को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो और आपको पढ़ने की ऑप्शन जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है कि देखो पाठ्य में कभी भी किसी भी विषय वस्तु को शामिल करने का ये तत्व नहीं होता, ये उद्देश्य नहीं होता कि विद्यार्थियों को आनंद या मजा दिलाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर बोल रखा कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये तो बिल्कुल है आप क्या। सेकंड, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना और व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और आपका मनोसंचालक कौशल के विकास में सहायक होती हो, ये भी बिल्कुल सही है। जो आपके संज्ञानात्मक और मनोशारीरिक जो होती है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, बिल्कुल ये आपका गलत है, ये कहीं पर भी नहीं होता। बच्चों की जो शब्दावली यानी कि जो आपकी लैंग्वेज के कुछ स्पीच होते हैं, जैसे कि आपके कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, उनका लोड बच्चों पर डालना यानी कि बोझ डालना, ये कभी भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इनमें से कौन सा है आपका जो प्राथमिक स्तर पर जरूरी है? पहला, बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना, ये तो बिल्कुल ही कहीं पर भी नहीं होता कि आपका क्या होता है बच्चों को शब्दावली या परिभाषाओं की सारी चीजें जानकारी दे दें और किसी चीज से दें या ना दें, ये तो कहीं पर भी नहीं होता आपका। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्द को आकलन, यहाँ पर भी देखो क्या बोल रखा है, पर्यावरण आपके अध्ययन से संबंधित, किसी और से नहीं, बस पर्यावरण अध्ययन से, तो ये भी आपका मोटिव या उद्देश्य नहीं होता है। तीसरा, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, सूचना देना ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज दे रहे हो तो उनका बच्चों को ज्ञान देना होता है, सूचना देना नहीं होता है। और उसमें भी कैसी पुस्तक जो पढ़नी चाहिए, उन्हें क्या बोलना चाहिए, कौन कौन से, ये भी आपका कहीं पर भी नहीं होता है। और चौथा है आपका विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल ये सही है आपका। जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो केवल बुक तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, वो बाहरी दुनिया से भी उसको जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया, आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपके विचार से कौन सा होना चाहिए? पहला, अभिभावक को संतुष्ट करना, दूसरा, विविध व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तीसरा, शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, और चौथा, विद्यालय का नाम आपका प्रसिद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, मतलब नई नई चीजों को सीखने सिखाने के लिए बच्चों को प्रमोट करना, बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, बाकी तीनों के तीनों गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो फिर क्या बोल रखा है आपका उद्देश्य नहीं है, वो पूछ रखा है। पहला, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है आपका, बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहिए और उसी के बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यास में विविधताओं का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, आपके संस्कृति और आपके अभ्यास को आगे लेकर चढ़ना, उसको बढ़ावा देना, उसको सम्मान करने की उत्सुकता जगाना, ये भी सही था आपका। तीसरा, इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली या परिभाषाओं को याद करने के योग्य बनाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने कई बार अब आपको बताया है कि आपका किसी भी प्रकार की परिभाषा या डेफिनेशन को याद करने के लिए बोझ डालना नहीं होता है, कहीं पर भी आपका याद करना है तो उसको देखते ही आप आंसर को देख लीजिएगा, ये गलत होगा, गलत पूछा मतलब नहीं पूछा तो उस पर टिक करो और आगे बढ़ो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो प्राथमिक स्तर पर जो आपका ईवीएस पढ़ाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर से जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, जहां पर भी आपको ये ऑप्शन दिख जाए कि आपके पुस्तक के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना, वो आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा आपका। ओके, तो उस आंसर को टिक करो, बाकी और कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो आपकी पढ़ाई होती है, जो आपकी किताबी ज्ञान होता है, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना ही मेन मोटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। ओके,
तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आप बताने थे। ऐसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए लेता आऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर से हो सकते हैं या फिर आने वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।